अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान और आज मेरे साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, और हमें ख़ास तौर पे ज्वाइन किया है साबिक़ अटॉर्नी जनरल जनाब इरफ़ान कादिर ने। और हम बात करेंगे, हमारे साथ आज ख़ुसूसी मेहमान नौशीन यूसुफ हैं जो कि इलेक्शन कमीशन और ईवान सदर को कवर करती हैं। और नौशीन ने ही वो ख़बर दी थी जिसमें बताया गया था कि सदर ममलिकत ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरामीम के बिल थे उन पे दस्तखत कर दिए हैं। तो इस सारे मामलात को भी हम देखेंगे, कुछ दूसरी आम खबरें भी हैं जिन पे हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले नौशीन से की तरफ ही चलते हैं क्योंकि इन्हीं की खबर के बाद वो भूचाल आया जिसका आज हम सब जिक्र कर रहे हैं। तो नौशीन, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। आपने ही यह खबर दी थी कि दस्तखत कर दिए हैं, मगर सदर साहब तो अल्लाह ताला को गवाह बना के कह रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। अब एक तरफ वो अल्लाह ताला को गवाह बना के कह रहे हैं और दूसरी तरफ बज़ाहिर आप और आपके ज़राए जो हैं वो अल्लाह ताला को गवाह बना रहे हैं। किस पे यकीन करें नौशीन? क्या हुआ क्या था और एग्जैक्टली क्या यही मामला था कि दस्तखत कर दिए हैं की खबर थी, या ये तसव्वुर किया गया था जैसा कि अब कहा जा रहा है कि दस्तखत नहीं थे लेकिन तसव्वुर किया गया कि दस्तखत किए थे? देखिए मतियुल्लाह जान, हमेशा दो चीज़ें होती हैं जब तक हमने जो कवरेज किया, क्योंकि मैं गुज़िश्ता काफ़ी अर्से से ऐवान सदर कवर कर रही हूँ, तो दो चीज़ें आती हैं। एक आता है कि सदर मुमलिकत जो है वो एतराज़ लगाकर किसी भी बिल को वापस भेज देते हैं, और दूसरा आता है सदर का असेंट हो जाता है बिल के ऊपर। मुझे इन्फॉर्मेशन आई जो बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से आई, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मांग रही थी, क्योंकि एक बिल 2 अगस्त का गया हुआ था, एक बिल 8 अगस्त का गया हुआ था। मैं काफ़ी दिनों से मांग रही थी इन दोनों बिलों का स्टेटस क्या है, नहीं मालूम हो रहा था। इसके अलावा आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने 13 बिल्स के रिटर्न करने की खबर भी दी थी, लेकिन वो भी ऐवान सदर से बार बार पूछने के बावजूद सदर मुमलिकत ने जारी नहीं किया था। आपको मालूम है पहले तो सदर मुमलिकत जारी कर रहे थे वो जो बिल्स वापस भेज रहे थे या जिनके ऊपर दस्तखत कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यह सब स्टॉप लग गया। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे बहुत प्रेशर था कि मैं निकालूं। अच्छा, पहले 13 बिल्स की मैंने खबर दे दी और वो सदर मुमलिकत ने वापस भेजे थे, वो भी सोर्सेस के जरिए निकले थे। फिर मुझे एक मैसेज आया, क्योंकि मैं इन 2 बिल्स, स्पेशली इन 2-3 बिल्स के पीछे थी कि इनका क्या है, तो मुझे मैसेज आया असेंट का सदर का। और हम मतलब रूटीन के अंदर सदर एक मंजूरी देता है तो हम लोग टर्मिनोलॉजी में दस्तखत करके लिखते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से फाइल कर दिया जाता है। अब एक जगह से आ रहा है जो कि कानून भी बन गया, आपने देखा है। अब सदर मुमलिकत का डिनाइल अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि सदर मुमलिकत के पास वो दोनों बिल जो इस वक्त पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्स बने हुए थे, जिन पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, 3-4 बिल्स थे जिनमें से 2 ये थे। उनके ऊपर जो थे सदर मुमलिकत, उनको पता था कि आइन के मुताबिक उनको 10 डेज के अंदर अंदर जो भी फैसला करना है। लेकिन आप देखें, एक 2 तारीख को पास हुआ था, एक 8 तारीख के वक्त की बात है। तो सदर मुमलिकत को तो अब मुझे तो खबर चाहिए थी, तो मैंने अपने बहुत सारे जराए से और मुस्तकिल राब्ते में रहती थी ऐवान सदर से भी, और हर बंदे से राब्ते के करने की कोशिश करती थी जहां से भी मुझे कोई भी क्लू मिल जाए कि इन दोनों बिल्स का स्टेटस क्या है, क्योंकि कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। और फिर ऑल ऑफ अ सडन एक दिन एक जगह से आ गया मुझे मैसेज कि सदर मुमलिकत की जानिब से इसके ऊपर असेंट है। तो मेरे लिए तो यही ब्रेकिंग न्यूज थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने कभी देखा नहीं था कि सदर असेंट का आपको जी खबर जी मिली या जी जी दस्तखत जी थी? असेंट लिखा हुआ था, असेंट। और जो हम हमेशा इसको रिपोर्ट करते थे, जो हमेशा भी होता था जब आते थे, तो हम इसको सदर ने दस्तखत कर दिए इस तरह ही करके इसको देते थे। तो अब 2 चीजें थी मेरे पास, या तो सदर वापस कर रहा था, जिसका मैं इंतजार कर रही थी कि सदर एतराज लगाकर वापस करेगा, लेकिन मुझे तो पता चला ये तो थोड़ी देर में कानून बन गया, अब तो थोड़ी देर में ये छपने भी जा रहा है। तो मैंने फौरी तौर पर इसी के ऊपर, क्योंकि मैं रूटीन में प्रैक्टिस रही है, और आपको पता है फिर पूरा दिन ही वो खबर चलती रही है, पूरा दिन तो कोई वो नहीं है। अगले दिन चले सदर मुमलिकत ने इंक्वायरी की वटेवर, और उसके बाद उनका वो ट्वीट आया। तो ये पूरी सिचुएशन थी, क्योंकि मैं बहुत अरसे से यही प्रैक्टिस थी, और जो मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी जो भी उसके हवाले से जो इंफॉर्मेशन जो मैं कवरेज करती थी, उस हवाले से यही आता था कि 2 ऑप्शंस हो रही होती थी, सदर साइन करता है या सदर एतराज लगाकर वापस भेजते हैं। और अगर एतराज लगाकर वापस भेजता है तो मैंने हमेशा यही पढ़ा था कि वो भी ज्वाइंट सेशन में जाएगा, और ज्वाइंट सेशन के बाद 10 डेज के बाद वो हो जाएगा। बहरहाल एतराज की कोई खबर आपको नहीं मिली?
नहीं, बिल्कुल नहीं मिली, और मुझे सिर्फ एक मिली और वो असेंट की थी। यकीनी तौर पे आपने जो खबर दी वो भी दुरुस्त थी अगर आइनी और कानूनी तौर पे देखा जाए, क्योंकि हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ है कि असेंट होगी थी, मंजूरी होगी थी। बट एनीवे, बहुत शुक्रिया नौशीन, आपने जो खबर दी उसके लिए भी। और इरफान कादर साहब, हम आपकी तरफ ही आना चाहेंगे। आपने सुना कि असेंट का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया, ज़ाहिर बात है जब हुकूमत की तरफ से ज़राए भी ये कहें कि असेंट है तो हम रिपोर्टर तो सरकारी ज़राए को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर हकीकत ये है कि सदर साहब ने कहा कि अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ मैंने दस्तखत नहीं किए। मगर दस्तखत करने या ना करने के हवाले से अल्लाह को गवाह बनाने कितना अहम है एक रियासत के सरबराह के लिए, क्योंकि वो तो दस्तखत ना भी हों तो जो सेकंड राउंड होता है उसमें मंजूर तो हो जाता है बिल। तो ये आपके ख्याल में सदर ममलकत ने ऐसा क्यों किया इरफान कादर साहब? देखें, अल्लाह को गवाह बना के सदर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, तो क्या सदर साहब को डाउट था कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं गालिबन उनको लग रहा था कि क्या ये सच नहीं है या लोग इसको सच नहीं मानेंगे, इसलिए मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात करूं? बहरकैफ जो भी था, मैं समझता हूं कि थोड़ी देर के लिए हम सदर की बात मान लेते हैं कि सदर जो कह रहे हैं वैसे ही हुआ है, क्योंकि मैं इस वक्त नहीं कहूँगा कि सदर जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वो अल्लाह को गवाह बना के कह रहे हैं और उनका मामला अल्लाह के साथ है तो थोड़ी देर के लिए सदर साहब की बात मान लेते हैं। अल्लाह को गवाह बना के सदर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने एक गैर आइनी चीज़ की, यानी कि उन्होंने ये कहा अपने ऑफिशल्स को कि आप इसको इनफेक्टिव कर दें, गैर मौसर कर दें। तो आइन के आर्टिकल 75 में तो गैर मौसर करना जो है ये वाला रास्ता तो सदर को अवेलेबल ही नहीं है, सदर तो ये कर ही नहीं सकते। और अगर सदर ने ये कर दिया और उनको आर्टिकल 75 का अदराक नहीं था तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। और अगर सदर ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या सदर पे कोई प्रेशर था, या ये जो ट्वीट सदर ने लिखा है ये किसी उनके कोई लीगल ने लिखा था जिसने खुद भी जल्दी में ये लिख दिया और आर्टिकल 75 के कंटेंट सामने नहीं रखे? अब सदर की इस स्टेटमेंट को अगर आप आर्टिकल 75 के तनाज़र में देखें तो आर्टिकल 75 में 3 सूरतें निकलती हैं। पहली सूरत है कि वो असेंट कर दें, जो कि उनके मुताबिक उन्होंने नहीं की। दूसरी सूरत यह है कि वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दें, उन्होंने वो भी नहीं किया। और अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते तो फिर जब महीना मुद्दत पूरी होती तो वहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है कि द बिल वुड बी डीम्ड टू हैव बिन पास्ड। तो ये डीम टू हैव बिन पास्ड में तो मामला आता नहीं। अब एक तीसरी स्पीसी है डीम टू हैव असेंटेड, तो ये डीम टू हैव असेंटेड में आ जाता है, क्योंकि स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की यही है कि सदर जो मैक्सिमम रुकावट डाल सकते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस में वो 10 दिन तक तो डाल सकते हैं, या वो जो मज़ीद जो 10 दिन है उस तक तो डाल सकते हैं, लेकिन सदर उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। और अगर सदर ने रोका है तो आइन में वो डीम टू हैव असेंट में आ जाएगा और कानून पास हो जाएगा, और लिहाजा वो जो तरामीम थी वो अब पास हो चुकी हैं, वो कानून बन चुका है। मैं तो इसको सदर ने अगर 10 दिन में उस पर दस्तखत नहीं किए और किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जी, तो फिर आइन के अंदर तो ये नहीं लिखा कि वो डीम टू, क्योंकि डीमिंग क्लास तो एक अलग से है कि वो सेकंड राउंड में जब दूसरी बार सदर के पास जाता है तो फिर अगर वो कुछ ना करे तो हो जाता है। तो आइन में हर चीज़ अलग अलग दी गई है। तो पहली बार ही कैसे तस्वर कर लिया गया? और क्या लॉ मिनिस्ट्री को रिमाइंडर याददाश्त नहीं भेजनी चाहिए थी ऐवान सदर को कि भाई 10 दिन हो रहे हैं, आपने क्या पोजीशन ली है? कुछ भी नहीं है, और फिर पार्लियामेंट भी नहीं है, तो क्या लॉ मिनिस्ट्री का कुछ काम नहीं था इसमें ऐवान सदर को लेटर लिखने का? मैं बताता हूँ, लॉ मिनिस्ट्री पे भी आता हूँ। आपने अभी एक बात की है कि डीम टू हैव बिन पास्ट का लफ्ज़ आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो वाली सूरत हाल यहाँ नहीं है डीम टू हैव बिन पास्ट। उसकी वजह यह है कि सदर ने रिकन्सिडरेशन के लिए मामला भेजा ही नहीं है। क्लॉज 2 आर्टिकल 75 की जो है उसका इतलाक नहीं होगा इस पर, क्लॉज 1 का भी नहीं होगा। क्लॉज 3 में एक तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, डीम टू हैव असेंटेड। डीम टू हैव असेंटेड जो है ना, वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए आपने देखना है कि अगर असेंट पे नहीं आता तो फिर दूसरी चीज़ जो है डीम टू हैव असेंटेड है। अब लॉ मिनिस्ट्री ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, क्या उनको लिखना चाहिए था? अगर मैं समझता हूँ लॉ मिनिस्ट्री को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सदर की जो स्टेटमेंट है वो बजाते खुद इस बात की तायीद है और कन्फेशन भी है
कि यहाँ तो मुझे आइन आता नहीं है और यहाँ मैंने आइन को वायलेट करने का फैसला कर लिया था, इसकी कोई तीसरी मजीद इसमें लेटरबाजी की ज़रूरत ही नहीं है मेरे नज़दीक। चलें ठीक है। बहरहाल करीम सदीकी साहब, अब तो सदर साहब ने बज़ाहिर इस बात पे इक्तफ़ा कर लिया है कि मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदल दें और वक़ार अहमद साहब जो हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न उनकी खिदमात वापस कर दी हैं और कहा गया है कि इनको आप ले लें, और मुझे जो हैं एक दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एक खातून अफसर हैं ग्रेड 22 की हुमैरा अहमद, उनको जो है बतौर सेक्रेटरी के लिए उन्होंने मांग लिया है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की हैं। तो आपके ख्याल में सदर ममलिकत ने इतना संगीन जो इल्ज़ाम लगाया बज़ाहिर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और अब महज उसको तबादला कर दिया है, अगर ऐवान सदर को क्या करना चाहिए? देखा ना, किसी भी वाक़े का मोटिव देखा जाता है ना कि इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है। तो कुल मिला जुला के मोटिव ये निकला कि सेक्रेटरी जो है वो तब्दील कर दें और एक खातून सेक्रेटरी 22वें ग्रेड की जो है उनको दे दी जाए। अगर यही मकसद था इस सारी कहानी का तो फिर मैं तो कहता हूँ बहुत अजीब सी बात है। लेकिन इसके अलावा मतीउल्लाह जान, आप ये भी देखिए ना कि आपको याद है जब वो कराची में बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी और टखनों तक पानी था, तो उसमें एक कश्ती डाल के और फिर उस कश्ती के अंदर हम देख रहे हैं तो 2 लोग उसको खींच के जा रहे हैं और सदर मुमलिकत लाइफ जैकेट पहन के बैठे हुए हैं, मतलब आरिफ अलवी साहब जो हैं। अब आप ये इस तस्वीर ये डिपेक्ट करती है मतीउल्लाह जान साहब किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को, कि टखनों के पानी के अंदर लाइफ जैकेट पहन के बैठने वाला शख्स जो है वो फिर बाद में सदर मुमलिकत बने। तो मैं तो इसको उस एंगल से देखता हूँ। ये मेरा ख्याल है कि सिर्फ वो जो है अपना कोई पॉलिटिकल प्रेशर जो उनके ऊपर तहरीक इंसाफ की तरफ से आ सकता था, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक मेरा ख्याल है कि कानून और आइन से हट के एक बोधी सी सियासी तौजी जो है ना वो पेश की और फिर उसके ज़िमन में अपने एक सेक्रेटरी का तबादला करवा लिया। अदरवाइज़ तो अगर इतना बड़ा मतलब सदर मुमलिकत तो सरबराह है रियासत का, इतना बड़ा वाक़या हुआ है उसके साथ, तो फिर वो बग़ैर किसी इंक्वायरी के, बग़ैर किसी उसके, अब देखें अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक इंक्वायरी इनिशिएट कर देती है, तो अब आप बताइए कि उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। फिर हम अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बदनाम करेंगे कि चाहिए या नहीं। मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए, लेकिन सदर का एक ओहदा है, उसका एक डेकोरम है। मतलब इरफान कादिर साहब ने भी जो है वो बड़ा मुख्तात लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सदर झूठ बोल रहा, वो सिर्फ इसीलिए ना कि सदर के ओहदे के तकाजे को। अब ये सारी हरकत करके उन्होंने ना सिर्फ सदर के ओहदे का को बिलिटल करने की कोशिश की है, वहीं पे अपनी ज़ात का छोटापन जो है ना वो जाहिर किया। चलें, ये तो एक सदर ममलिकत की कंडक्ट की बात होगी, मगर सवाल अपनी जगह रहेगा कि सदर ममलिकत ने जो किया सो किया। जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि ये आर्मी एक्ट में और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम अब कानून का हिस्सा बन चुकी हैं, उस नोटिफिकेशन की क्या कोई कानूनी और आइनी हैसियत होगी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब जबकि सदर आरिफ अलवी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तब्दील करने के लिए बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को लिख दिया है, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, तो ये मामला बज़ाहिर अब सिर्फ तबादलों पे आके ख़त्म होता नज़र आ रहा है। मगर ये मामला उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक सदर आरिफ अलवी के ट्विटर हैंडल से की गई ये ट्वीट जो है बरकरार है, इसको वापस नहीं लिया जाता। इसमें सदर आरिफ अलवी ने ये कहा कि मैंने अपने अमले से कहा वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया वो वापस जा चुके हैं। अब इरफान कादिर साहब, खबर यह है कि ये जो तरमीमी बिल थे ये कल शाम को, ये ज़राए से हमें मालूम हुआ अटॉर्नी जनरल ऑफिस के कि कल शाम को वसूल हुए हैं बाज़ार वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में, और उसमें कोई दस्तखत शुदा कानून नहीं थे, सिंपल वही डॉक्यूमेंट बग़ैर दस्तखतों के हैं, कोई कवरिंग लेटर नहीं है। तो क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये मुमकिन नहीं कि कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो एक जाने वाले सदर के साथ ऐसा खेल खेल जाए? पाकिस्तान में तो हर कुछ मुमकिन है। सदर अलवी कह रहे हैं, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैं बार बार उनसे कहता भी रहा हूँ कि इसको वापस भेज दें, और वापस कवरिंग लेटर के साथ ही आना होता है, तो वो नहीं भेजा गया। तो क्या ऐसी साजिश मुमकिन नहीं है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, या ब्यूरोक्रेसी वाले सब फरिश्ता होते हैं? आप क्या कहेंगे?
नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की साजिश तहरीरी तौर पर लिख के रेलेवेंट है। कोई साजिश उन्होंने, कोई किसी किस्म की साजिश उन्होंने की नहीं है। साजिश तो तब करते ना अगर वो सदर के कहने के मुताबिक उसको इनफेक्टिव कर देते। उन्होंने तो इनफेक्टिव नहीं किया, उन्होंने तो ये सारा कुछ भिजवा दिया कि जी वो सदर साहब ने कर दिया। अब सदर साहब ने कहा मैंने नहीं किया। नहीं, कल शाम तो को सदर साहब के खिलाफ सदर साहब के रोला डालने के बाद कल शाम को पहुंचा उनको। मैं समझ गया हूँ ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन इस वक्त अगर इसको वैसे देखा जाए तो फिर उसी तरफ हमें जाना पड़ेगा कि यहाँ सदर साहब सही कह रहे हैं या ब्यूरोक्रेट सही कह रहे हैं। अब सदर साहब जो है उनके खिलाफ तो ना कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकती है ना प्रोसिक्यूशन हो सकती है तावक्ते के वो सदर हैं। लेकिन जब वो सदर नहीं रहेंगे, अगर ये साबित हो गया कि उन सदर साहब जो हैं उनकी गलत बयानी है, तो फिर सवाल ये पैदा होगा उन्होंने गलत बयानी क्यों की। तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भी तो गलत बयानी साबित हो सकती है ना सर इरफान कादर साहब, सिर्फ सदर की तो नहीं। वो भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वो भी हो सकती है। तो जब ये इंक्वायरी खुलेगी तो ये भी बड़ी डेंजरस चीज़ है, क्योंकि ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये सदर साहब के अगेंस्ट भी तो चल सकती है ना, ये मेरा मतलब है। जहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तो कोई मटीरियली कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की। इसका मतलब तो ये है इरफान कादर साहब के हमारे मुल्क में बेचारा सदर अगर किसी सरकारी मुलाजिम पे इल्ज़ाम लगा दे तो उसकी तो इंक्वायरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सदर साहब को इस्तिस्ना हासिल है। नहीं 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 मतियुल्लाह जान साहब, शायद मैं आपको समझा नहीं सका। मैं ये कह रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान ने जो खुद कहा है कि मैंने कहा कि इसको गैर मौसर कर दें, तो कौन सा सेक्रेटरी है जो उसको गैर मौसर कर सकता है? नहीं कर सकता ना, वो मामले को नीचे भेजेगा। उससे मुराद यही है ना कि बस कवरिंग लेटर लगा के वापस भेज दें कि सदर ने दस्तखत नहीं किए, अपनी असेंट नहीं दी, वो कवरिंग लेटर नहीं लिख के टाइम पे भेजा। हाँ नहीं किए। अब ये मुझे देखें, मुझे इस डायनेमिक्स का नहीं पता कि क्या कवरिंग लेटर गया क्या नहीं गया। देखें सदर खुद बाय हैंड तो नहीं लेटर लेके जा सकता ना, उसने अपने अमले पे ही निसार करना है। तो अगर सदर बार बार पूछ भी रहा है और वो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सदर की बात अगर मान भी लें तो जो उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको क्या मिलेगा इस सारी चीज से भेज के? उनको क्या फायदा होगा? उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। हमारे बहुत सारे काम ब्यूरोक्रेसी में जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट को जाती फायदा नहीं होते, बहुत से काम करने पड़ते हैं, उनकी और मजबूरियां भी होती हैं। जाती फायदा जरूरी नहीं है उनको हो। नहीं वो ठीक है, लेकिन सदर साहब ने खुद ही अपने आप को बंद गली में फंसा लिया ना, जब उन्होंने कहा कि मैंने तो इस बिल को गैर मौसर कर दिया है। तो आप तो खुद आइन बहुत समझते हैं, क्या सदर गैर मौसर कर सकता है? तो सदर तो नहीं कर सकता। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए हुकूमत को? इरफान कादर साहब, हुकूमत को क्या करना चाहिए? मैंने तो कहा है इसका तो ये तरीका होगा, जब सदर साहब सदर नहीं रहेंगे तो फिर इसमें इंक्वायरी होगी और देखा यह जाएगा कि वो लोग जिन्होंने ऑफेंसेस जो हैं वो रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ ऑफेंसेस किए हैं, अगर तो सदर उनको बचाने के लिए उन्होंने ये मन घड़त कहानी बनाई है, तो फिर सदर साहब भी उनके समझे जाएंगे कि शरीक जुर्म या उनकी मामलत कर रहे थे, क्योंकि सदर साहब भी फंसेंगे। क्या एक सदर मुमलिकत के सदर साहब नहीं, तब इस्तिस्ना नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी किया वो तो जब तक वो सदर हैं। लेकिन उन्होंने तो उन्होंने तो ठीक कह रहे हैं कयूम साहब, आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने तो उस वक्त किया ना जब वो सदर थे, और सदर के फराइज की अदायगी के दरमियान में आप उसके ऊपर किस चीज का केस बनाएंगे? ठीक है, वो मैं बताता हूं। एक और बात बताएं, फौजदारी केस नहीं सुन लेना, वो बन सकता है जब वो सदर नहीं रहेंगे तब बन सकता है, अगर के ये शायद सामने आ जाए। सर अगर आप देखें जनरल परवेज मुशर्रफ और अकबर बुगटी वाला जो वाकया हुआ था, उस दौरान में उनके ऊपर बहुत सारी चीजें बनाई थी कि जी बतौर सदर थे और ये थे। परवेज मुशर्रफ तो सदर थे ना, उस वक्त अदालतों ने था ना हाई ट्रीजन कर दिया उन्होंने। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपने फंक्शंस की अदायगी के दौरान कोई ऐसी बात करते हो, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है ना। हाँ बिल्कुल। अदरवाइज तो आप जो है वो हर एक के खिलाफ केस जो है वो बनाते चले जाएंगे। एनीवेज, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि सदर साहब के ये कहने से, इस मौक़िफ़ से, क्या इस कानून के ऊपर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और इसकी बुनियाद पर क्या आला अदालतें सेट असाइड कर सकती हैं ऐसी लेजिस्लेशन को? मैं आता हूं उस पर। सबसे पहली बात तो यह है कि सदर अगर कोई जुर्म करते हैं तो जब वो सदर नहीं रहेंगे वो ट्राई होंगे। आइन में लिखा हुआ है, आइन में ये लिखा हुआ है कि जब तक वो सदर हैं तब तक उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। जिसका मतलब है
कि जब वो सदर नहीं रहेंगे तो वो हो सकती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन। अब दूसरी बात आपकी ये कि ये मामला जो है क्या अदालतों में जाएगा? बिल्कुल ये मामला जो है अदालतों में जाएगा, और जिन लोगों को इस सदर के इस स्टेटमेंट से उनको ख्याल है कि उनको फ़ायदा होगा वो अदालत में लेके जाएंगे। अदालत जो है वो ख़ुद कटहरे में आ जाएगी इसके बाद, क्योंकि अगर अदालत में चीफ जस्टिस मौजूदा फिर हम ख्याल बेंच बनाएंगे उन 3 जजेस का, तो उसके फ़ैसले को तो कोई नहीं मानेगा। उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मलूज़े खातिर रख के फुल कोर्ट की तरफ जाना होगा। फिर जो भी अदालत फ़ैसला करे, या तो वो ये कह सकते हैं कि ये जो कवानीन है ये आइन के मुताबिक नहीं है, वो एक अलग बात है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि आया ये कानून बन गया था कि नहीं बन गया था, लेकिन फुल कोर्ट अगर बैठेगा तो उसकी लेजिटिमेसी होगी, वरना अगर ये हम ख्याल जजेस 3 बैठेंगे तो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। अगर हाई कोर्ट ने कर दिया फिर जी हाई कोर्ट में भी तो हो सकता है ना जी सिद्दीकी साहब। मैंने कहा हाई कोर्ट के अंदर भी तो गए ना, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चलेंगे ना, जा सकता है। यू आर राइट, वो वहां भी मामला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, देखते हैं क्या होता है। नहीं देखे ना, हाई कोर्ट के ऊपर तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं है ना। एग्जैक्टली, मामला तो हाई कोर्ट का वो आपकी बात ठीक है, वहां पे वो अपनी मर्जी का वो 2 जजों को बिठा देंगे, आपका ख्याल? अच्छा नहीं, हाई कोर्ट में तो फुल कोर्ट भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इरफान कादर साहब, जनरल मुशर्रफ के दौर में जो उन्होंने बतौर सदर इक़दाम उठाए थे उस पर उन पर गद्दारी का मुकदमा बन गया था, और ऑब्वियसली वो मावरा आइन थे और इसलिए शायद बन गया था। मगर ईवान सदर में होते हुए सदर अलवी जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए तो उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है नहीं, उसकी बुनियाद पे तो उनके खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा नहीं चल सकता। अभी बड़े मुकदमे चलेंगे, क्योंकि आप भूले ना जब इन्होंने डिसॉल्व की थी 63A के मामले पे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ के सदर के असेंबली डिसॉल्व करने के इक़दाम को गैर कानूनी कहा, सदर को बल्कि एक जज साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि ये इन्होंने खिलवाड़ किया, फ्रॉड किया कॉन्स्टिट्यूशन से, यहाँ तक। तो जब आप जिस हुकूमत के एडवाइजर थे, क्या उन्होंने कोई इस किस्म की FIA ने इंक्वायरी इनिशिएट की थी? जिस हुकूमत के आप एडवाइजर थे उन्होंने तो कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की। देखें, जब जनरल मुशर्रफ गए थे तो उनके खिलाफ ये सारा कुछ कर दिया गया था ना, तो ये तो केस बहुत ही ज्यादा क्लियर खिलवाड़ का है। यहाँ पे तो ये फंस सकते हैं अगर मामला उस तरफ चला जाए, तो ये बड़ी सीरियस चीज हो सकती है। कादर साहब ये बताएं कि सदर आरिफ अलवी को आप हटा तो सकते नहीं अगले 6 महीने तक? ये बात दुरुस्त है? ये अब देखते हैं। क्या कोई मेडिकल बोर्ड तो नहीं बनाने लगे इस चीज को? मैंने अभी कोई मेडिकल बोर्ड तो नहीं बनाने लगे? मैं तो इस हुकूमत में नहीं हूं ना, मैं तो आपकी तरह से एक आज़ाद पंछी हूँ इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी खुद खामोशी से देख रहा हूँ कि क्या किस तरफ मामला जाता है। अच्छा कयूम, एक बात तो तय है कि ईवान सदर के जो ट्विटर हैंडल है, जो कि दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है, इनकी तरफ से हमने पिछले इनकी काफ़ी ट्वीट्स का जायज़ा लिया। ईवान सदर का जो ट्विटर हैंडल है उसमें इन्होंने जब भी बिलों की मंजूरी दी है तो बाकायदा ऐलान किया है। जैसे 15 अगस्त का एक ट्वीट है कि सदर ममलकत ने पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इसी तरह 5 बिलों की मंजूरी जो 11 अगस्त को दी गई थी, तो ट्विटर हैंडल सदर ममलकत का आया कि 5 बिलों की मंजूरी दे दी। मगर जैसे नौशीन ने भी कहा कि जब भी किसी नहीं देते थे तो उनका ट्वीट नहीं करते थे, कोई इस तरह की ट्वीट नहीं होती थी। तो अब की बात तो ट्वीट तो वैसे नहीं होती थी, और ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन जो है ना लोगों को पता था और ना मतीउल्लाह जान साहब। मसला ये है नहीं है कि उन्होंने ट्वीट की थी या नहीं की थी, मसला यहाँ पे आईनी है कि अगर सदर एसेंट नहीं देगा एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर, उसको रिकन्सिडर करने के लिए वापस नहीं भिजवाएगा, तो फिर वो खुद ब खुद जो है वो एक एसेंट तस्वुर की जाएगी, वो दस्तखत करें या ना करें, वो कानून जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा। लेकिन उसमें आइन के अंदर वाज़ेह तौर पे ये नहीं लिखा हुआ। आप उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ कि अगर दस्तखत करें। इरफान कादिर साहब जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं आपको, और उन्होंने बड़ी एलेबोरेटली आपको बताया कि ये क्लॉज 375 सब क्लॉज 3 जो है उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल में हम बड़ी आम खबर ये भी अब आ रही है कि सदर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद हैं उनको उनकी तरफ से भी अब एक बयान मंजर आम पे आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि मैं हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ, और उन्होंने एक ख़त लिखा है सदर आरिफ अलवी को
और वो उन्होंने कहा कि मैं हक़ाइक़ सामने रखना चाहता हूँ, आप बेशक मेरा तबादला कर दें। अब देखें जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट हैं जो कि इंतहाई काबिल एतमाद एक बंदा होता है ईवान सदर में एक आइनी अहदेदार का, अब वो भी अगर सदर ममलिकत के हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने रखना चाह रहा है तो उसको भी उतनी अहमियत मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ईवान सदर का जो सरबराह है, जो सदर ममलिकत है, रियासत का सरबराह, अगर वो अपने मातहत में कोई बात कर सकता है तो ऑब्वियसली उस मातहत का फिर जवाब देने का हक़ भी ज़रूर पैदा हो सकता है। और वो हक़ाइक़ क्या हो सकते हैं ये भी बड़ी दिलचस्प से एक सूरत हाल होगी। मतीउल्लाह जान साहब, ये वैसे देखा जाए तो इस सारे सेटअप के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो हैं वो अब आज़म खान भी साइफर के हवाले से बयान दे चुके हैं और अब ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि ये आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। सदर ममलिकत ऐसे ही सिर्फ ट्रांसफ़र पे राज़ी नहीं हुए, मेरा ख्याल ऐसे नहीं राज़ी हुए। मेरे ख्याल में सदर शायद जान छुड़ा रहे थे मगर अब कंबल उनकी जान नहीं छोड़ रहा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अगर सदर आरिफ अलवी ये समझ रहे थे कि वह अपने मतहत पे इल्ज़ाम लगा के अपनी जान छुड़ा लेंगे तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस शख्स पे सदर आरिफ अलवी ने इल्ज़ाम लगाया था वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वक़ार अहमद, जिनका अब तबादला किया गया है। वक़ार अहमद ने एक ख़त लिखा है, कुछ अभी इतलात भी आ रही हैं सदर ममलिकत को, जिसके मुताबिक उन्होंने सदर ममलिकत के इल्ज़ामात की भरपूर अंदाज में तरदीद की है। उसके कुछ सीधा नुकात आपको बताते चलें। वक़ार अहमद ने कहा है कि 3 अगस्त को बिल आया पाकिस्तान आर्मी एक्ट का और 13 अगस्त को उसके 10 दिन पूरे हो गए। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो कानून था वो 8 अगस्त को सदर को मिला और 18 अगस्त को उसके भी 10 दिन पूरे हो गए थे। और वक़ार अहमद ने कहा कि जो बिल हैं कवानीन के, जो तरामीमी बिल थे आर्मी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, वो अभी भी ईवान सदर में सदारती चैम्बर में मौजूद हैं। और वक़ार अहमद ने यह भी कहा कि मैंने कोई ताख़ीर नहीं की, कोई बेज़ाब्तगी नहीं की, कोई बेकायदगी नहीं की, ना ही सरफ़ नज़र किया। और कहा कि मेरी जो खिदमात वफाक को वापस की गई हैं वो इंसाफ पर मबनी नहीं हैं और अभी भी जो फ़ाइलें हैं वो सदारती चैम्बर में मौजूद हैं। सदर ने ना ही मंजूरी दी इन बिलों की, ना ही तहरीरी तौर पे या वैसे हमें वापस भेजने को कहा। रिकॉर्ड के साथ सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में पेश होकर अपनी बेगुनाही को साबित करूँगा। तो ये वक़ार अहमद का ये मज़ीद भी है मतीउल्लाह जान साहब, इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि FIA के ज़रिए इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि जो तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है और अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में गया तो ये रिकॉर्ड के साथ लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि कौन गलत है, ठीक, और इसमें जो है वो अपनी बेगुनाही जो है वो साबित करूंगा। ठीक है, तो ये तफसीलात आ रही हैं। अब तो बाकायदा तौर पे बात बहुत ज़्यादा आगे चली गई है। उन्होंने तो इरफान कादर साहब रियासत के सरबराह के अल्लाह को गवाह बना के एक बात कर रहा है, दूसरी तरफ एक सरकारी अफसर हैं, सीनियर अफसर ग्रेड 22 का, वो कह रहे हैं कि सदर साहब गलत बयानी कर रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ मोहतरम सदर साहब कह रहे हैं वो शायद दुरुस्त नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अमला होता है, चाहे सदर हैं चाहे आप अटॉर्नी जनरल हैं, तो इनको तारीख़ों के हवाले से आगाह रखना और डेडलाइंस के हवाले से आगाह रखना, क्या ये अमले का काम नहीं होता? क्या वक़ार अहमद का ये फ़र्ज़ नहीं था कि ईवान सदर को या सदर आरिफ अलवी को बार बार जाके बताता? रोज़ाना मुलाकातें होती हैं कि सदर साहब आपकी ये डेडलाइन है, आज आपने करना है। तो इस वाले से तो वक़ार साहब कोई बात नहीं कर रहे कि उन्होंने उनको बार बार याद दिलाया या नहीं, बल्कि सदर कह रहे हैं कि मैं उन्हें कहता रहा बार बार और उन्होंने फिर भी नहीं भेजा। तो क्या वक़ार अहमद साहब की ये ड्यूटी नहीं थी कि अपने बॉस को डेडलाइंस के हवाले से लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहते? और बज़ाहिर वक़ार अहमद के बयान से ये नहीं लग रहा कि उन्होंने अपना काम किया। इन हालात में वक़ार अहमद साहब की ड्यूटी इसलिए नहीं थी कि सदर तो उनको ये कह रहे थे कि इसको गैर मौसर कर दो, गैर मौसर कर दो, गैर मौसर कर दो, तो आइन तो ये नहीं कहता, तो वो क्या करते? इस पे वो क्या कर सकते थे? नहीं, चले जो भी कह रहे थे सदर, लेकिन क्या डेडलाइन के हवाले से आगाह रखने की बात वक़ार अहमद को करनी चाहिए थी? बार बार उनको रिमाइंड कराना चाहिए था अपने बॉस को। आप भी अटॉर्नी जनरल ने, क्या आपका अमला आपके लिए शेड्यूल बना के नहीं सामने रखता टेबल के ऊपर कि ये आज की डेडलाइन है? क्या वक़ार अहमद ने इस तरह का कोई शेड्यूल बना के रखा, उनको कोई रिमाइंडर कराया आपके ख्याल में?
देखें, जब वकार अहमद को जब ये कहा गया कि इसको गैर मौसर कर दो, गैर मौसर कर दो, वो क्या शेड्यूल बना के सदर के सामने रखता? सदर तो उस वक्त बज़िद हो चुके थे कि नहीं भाई इसको गैर मौसर कर दो, तो वो बेचारा उस वक्त क्या करता, कैसे याद कराता? ये देखें ना आप। अब ये साहब अमले की कोई ड्यूटी तो होती है ना, बिल्कुल होती है। इन बातों में तो कहीं नहीं लिखा जान साहब, अमले का मकसद ये है कि वो उनके इल्म में लाएं। अब यही कि गैर मौसर कर दो, इन हालात तो अब इसका मतलब है कि सदर मुमलिकत के इल्म के अंदर तो था, और फिर आर्मी एक्ट की जो डेट बनती है वो तो 3 को गया था, और मेरे ख्याल में फिर 11 या 13 बन जाती है, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद आज क्या तारीख है? सदर मुमलिकत क्यों नहीं बोले? देखे ना, अगर 11 को उसकी या 13 को डेडलाइन थी, 13 के बाद आज ये कितने दिन हो गए? फिर उसके बाद दूसरा बिल जो है वो भी इस तरह से हुआ। इन ही 2 बिल्स के हवाले से ये क्यों किया गया, ठीक है ना? तो इसमें अगर सदर मुमलिकत की ट्वीट भी पढ़ें कि जी गैर मौसर कर दो, या उसको मैंने दस्तखत नहीं किए। अब ये आम आदमी के लिए तो आप कह सकते हैं कि जी मैंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन इरफान कादिर साहब जो है वो हमें बता रहे हैं, और आइन के आर्टिकल 75 का हवाला देके बता रहे हैं कि अगर सदर ना भी दस्तखत करे तो बिल जो है 10 दिन के बाद वो असेंट तस्वुर होगा। तो आपके ख्याल में सदर अलवी के लिए सूरत हाल वैसी थी जैसे वो शेर में कहते ना, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैकदा, एक तरफ इमरान खान, वो क्या कहते हैं, एक तरफ डंडा तुझे पास एक डेविल इन द डीप सी, डेविल इन द डीप ब्लू सी। तो अलवी साहब के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने कहा चलो कुछ भी नहीं कर दे। तो ये भी हो सकता है क्या वो खींचे है मुझे ईमान तो क्या खींचे है मुझे कुफ्र, तो रोके है मुझे ईमान, काबा मेरे आगे तो कलीसा मेरे पीछे। तो वो उस किस्म की बेचारों की कैफियत है कि मतलब अब वो क्या करें, 2 कश्तियों के पतवार हैं में, अब लाइफ जैकेट पहनने बगैर जो है वो सवार हो गए, उन्होंने लाइफ जैकेट पहनना भूल गए। तो ये जो है, चले अब वकार अहमद साहब का जो बयान है ये तो बड़ा ही दिलचस्प बयान है। ऑब्वियसली वकार अहमद साहब जो हैं इस मामले के ऊपर, अब इस बयान के बाद तो हुकूमत को मेरे ख्याल में इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए, कम से कम जो ईवान सदर का अमला है, बल्कि उन्हें ईवान सदर को ख़त लिख देना चाहिए हुकूमत को। इरफान साहब, क्या हुकूमत को ख़त नहीं लिखना चाहिए ईवान सदर को, प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट साहब आप इंक्वायरी करें और हमें जो है अपने अमले के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड करवा के भेज दें, अपना बयान बेशक ना दें। हाँ ठीक है, कोई हर्ज भी नहीं है लिखने में, ताकि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। तो ये तो रियासत के सरबराह के ओहदे के इज्जत और वक़ार का मामला है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आप समझते हैं ये इंक्वायरी होनी चाहिए ईवान सदर में, हुकूमत को इस मामले में लिखना चाहिए ईवान सदर को? बिल्कुल, और सदर साहब की गवाही होनी चाहिए सारी चीज़ पे। आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब को मैंने गवाह साइड किया था एक केस में, उनका नाम सबसे ऊपर दिया था गवाहों की फहरिस्त में, अगर आपको याद है तो। ये कौन से केस की बात कर रहे हैं? ये मलिक रियाज वाला कंटेम्प्ट वाला मैटर। जी जी जी। जब अच्छा, वो वैसे एजाज अफजल जज थे तो वो बड़े, जी हाँ, सदर आरिफ अलवी ने दहशतगर्दी के एक मुकदमे में खुद पेश भी हो गए थे, अपना इस्तिस्ना से दस्तबरदार भी हो गए थे। तो क्या सदर आरिफ अलवी को अपना इस्तिस्ना जो है ख़त्म करके इंक्वायरी में पेश नहीं हो जाना चाहिए, किसी भी किस्म की इंक्वायरी में? बिल्कुल ठीक है, वो अगर वो वहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया है तो यहाँ पे भी फिर वो ख़त्म कर दें, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये सदर का इस्तिस्ना जो है आइन ने दिया है, इसको कोई भी फर्द खुद नहीं ख़त्म कर सकता। मतलब आरिफ अलवी जो है अपने ओहदे का इस्तिस्ना ख़त्म नहीं कर सकता, बजाते खुद नहीं कर सकते, बजाते खुद नहीं कर सकते। चले एनीवे, करीम सिद्दीकी साहब, कल बड़ा अहम दिन है, और ये कल जो है तोशा खाना केस के हवाले से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में 23 अगस्त को, अब 23 अगस्त को चला गया है। ये अपील क्या है? ये ये सुन रहा है जनाब बेंच है, फाजिल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, 9 मई, गुड टू सी, और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल बंदोखेल। तो ये 3 रुकनी बेंच जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। लेकिन ये मामला क्या है? ये क्या मामला, आपको याद होगा कि 3 अगस्त को, मेरा ख्याल 3 या 4 अगस्त, 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की वो दरख्वास्तें जो वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा था कि ये तमाम यकजा करके इनकी समाअत की जाए, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ केस के हवाले से था, और इख्तियार समाअत ना होने के हवाले से था, और 1-2 रिवीजन जो है वो उनकी थी। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
जो इमरान खान की ये दरख्वास्त थी कि ट्रांसफ़र किया जाए उनका केस हुमायूं दिलावर के बजाय किसी और के पास, और फिर वो फेसबुक के पोस्टों का मामला भी था, तो वो तो डिसमिस कर दी थी और कहा था कि इख्तियार समात का फ़ैसला वो जज के सामने ही किया जाएगा, और इमरान खान के वकला को भी हिदायत की थी कि वो वहाँ पेश हों और उसके बाद जो है वो अपना इनको सुन के फैसला करें। ट्रायल कोर्ट को कहा था मेरिट पे भी करें, इख्तियार समात पे भी करें, और उसके ऊपर तो मगर गवाह वाली दरख्वास्त अपने पास रख ली थी जिसका आज तक कोई पता नहीं। वो अभी वो उसकी बाद में समात मुकर्रर होनी थी, लेकिन वो फिर मेरा ख्याल अब तो वो इनफ्रक्चर्स होगी इस बुनियाद के ऊपर। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब मेरा ख्याल वही कुछ होगा। अब तो आप ये देखें कि दूसरी तरफ 22 को ही इमरान खान साहब की तोशा खाना सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत जो है वो वहाँ पे लगी हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स्ड है। अब 23 को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने लगी है। अब अगर हम देखें तो 9 मई को जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को लॉफुल अरेस्ट जो है वो डिक्लेयर किया था, लेकिन इमरान खान साहब ने उस फैसले के खिलाफ अपील की। अपील तो नहीं लगी, लेकिन अपील के अंदर एक सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन जो है वो लगी विदाउट नंबर। अपील को तो नंबर नहीं लगा था, लेकिन इसको फिर नंबर लगा, और उसमें उन्होंने वो क्या था 187 184(3) के साथ मिला के कंप्लीट जस्टिस करने के हवाले से, और भी इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कह के उन्होंने जो है कहा था कि जाइए मस्जिद के अंदर और फिर वहाँ पे। जी इरफान कादर साहब, आज चीफ जस्टिस की और नए वज़ीर कानून अहमद इरफान साहब की मुलाकात भी हुई है। आपके ख्याल में क्या एजेंडा हो सकता है? इन हालात में सिर्फ कर्टेसी तो नहीं हो सकती? मैं तो समझता हूँ इस तरह की मुलाकात होनी ही नहीं चाहिए। आपको याद है कि मैं एक दिन नहीं मिला था चीफ जस्टिस को जब मैं अटॉर्नी जनरल था, एक दिन नहीं जाके मिला उसके चैम्बर में। अच्छा, और चीफ जस्टिस कौन थे उस वक्त? और लॉ मिनिस्टर को भी बिल्कुल अपनी इंडिपेंडेंस रखनी चाहिए। सही। आपके ख्याल में फिर क्या डिस्कस हुआ होगा? अगर एक मुलाकात होनी नहीं चाहिए थी और हो रही है तो फिर तो बड़ी ही कोई बात होगी। ये इस तरह के डिस्कशन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन के मेंबर है ना लॉ मिनिस्टर, और चीफ जस्टिस भी उनका भी एक वोट है उसमें। तो ये छुप छुप के मिलना जो है ये आइन के मुताबिक ये चीज़ नहीं है। ये तो सबको मीटिंग के दौरान मिलना चाहिए और फिर अपने अपने रीजंस देने चाहिए। नहीं, अगर मैं चीफ जस्टिस अगर इरफान कादिर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और वो कहते हैं कि हमारा पुराना ताल्लुक है, लेट्स हैव अ कर्टसी मीटिंग, दोस्त तो मिलते रहते हैं। लेकिन इरफान कादिर साहब ऐसी दोस्तियां रखते हैं। मुझे याद है जब मैं फेडरल सेक्रेटरी एक सेकंड मैं जब फेडरल सेक्रेटरी लॉ था ना मतीउल्लाह जान साहब जी सर, तो ये जो मशीर आलम है ये चीफ जस्टिस से सिंध हाई कोर्ट के, इन्होंने बड़ी कोशिश की मुझे मीटिंग पे बुलाने की, मैंने इनकार कर दिया था, मैं नहीं गया था। चलें सर, उम्मीद है कि अब इनकार करने का भी तो किसी किसी को हिम्मत होती है। बट एनीवे बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका, करीम सिद्दीकी आपका, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।